किचन में खड़ी एक औरत जिसने गैस के दोनों चूल्हों पर बर्तन चढ़ा रखे थे और साथ साथ दोनों बर्तनों में कलछी डाले हुए खाना पका रही है। तभी चांदनी आती है और उस औरत को देख कहती है, माँ आप अकेले क्यों कर रही हैं ये सब कुछ? मुझे बुला लेती मदद के लिए। वो औरत मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मुझे अपने परिवार के लिए खाना पकाने में बहुत सुकून मिलता है। मेरा अभी मेरी अंशु और मेरी चांद जैसी बहू। वो औरत प्यार से चांदनी का चेहरा छूती है और वापस काम करने में बिजी हुए कहती है, पार्थ, बिपाशा, अनीसा, सब मिलकर जब मेरे खाने की तारीफें करते हो ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। यह सुन चांदनी के होंठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराकर कहती है, माँ मुझे पास्ट का कुछ याद तो नहीं, बट फिर भी यकीन है कि मेरा और आपका बॉन्ड बहुत मजबूत रहा होगा, क्योंकि आप जैसी सास हो तो कोई बहू चाह कर भी झगड़ा ना कर पाए। चांदनी की बात पर दोनों हंसने लगती हैं। तभी कोई उस औरत को कड़क आवाज में पुकारता है, शैलजा। शैलजा जी चांदनी की ओर देख कहती हैं, लगता है तुम्हारे पापा आ गए, मैं जाकर देखती हूँ। एक काम करना बेटा, ये सब्जी चेक कर लेना, अगर पक गई हो तो गैस बंद कर देना। मैं जाकर देखती हूँ तेरे पापा को क्या चाहिए। चांदनी हाँ में अपना सिर हिला कहती है, डोंट वरी माँ, मैं देख लूँगी। सुरभि सब्जी चेक कर ही रही थी कि तभी अनीसा किचन में आती है। वो चांदनी को तिरछी नज़रों से देखते हुए फ्रिज से पानी की बोतल निकाल पानी पीती है और उसे वापस फ्रिज के अंदर रख देती है। अनीसा चांदनी के पास खड़े हो कहती है, क्या बात है, आज तुम खाना बना रही हो? लगता है याददाश्त सही होने लगी है तुम्हारी, धीरे धीरे। चांदनी अनीसा की ओर देख कहती है, नहीं वो तो माँ ही बना रही थी, मैं तो बस सब्जी पकने का इंतजार कर रही हूँ। चांदनी का सिंपल जवाब सुन अनीसा तिरछा मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उन्हें पूछना चाहिए कि आखिर इतने वक्त से तुम्हारी मेमोरी क्यों अटकी हुई है, वापस क्यों नहीं आती? अनीसा की बात सुन चांदनी का चेहरा मुरझा जाता है, जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। लेकिन फिर भी खुद को सहज किए हुए कहती है, एडी ने बात की है डॉक्टर से, जो मेडिसिन मैं ले रही हूँ उनसे मेरी मेमोरी वापस आ जाएगी। इतना कि चांदनी गैस बंद करती है और तेज कदमों से वहां से बाहर निकल जाती है। अब मन्नू जो तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था, अचानक चांदनी से टकरा जाता है। चांदनी सिर झुकाए कहती है, सॉरी। चांदनी वहां से जाने लगती है तो अब मन्नू उसकी कलाई पकड़ लेता है। चांदनी ऐसे ही खड़ी रहती है। वो चाह कर भी अब मन्नू की ओर नहीं पलट पाती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब मन्नू उसके आंसू देखे और फिर उनकी वजह पूछे, क्योंकि अब मन्नू ने तो एक पल में चांदनी के चेहरे को पढ़ लिया था और उसके आंसुओं को देख लिया था। वो चांदनी के सामने खड़े हो उसके चेहरे को देख कहता है, तुम रो रही हो? चांदनी अपनी नज़र झुकाए हुए ना में अपना सिर हिला देती है। तो अब मन्नू दोबारा सवाल करता है, किसी ने कुछ कहा तुमसे? चांदनी फिर से ना में सिर हिला देती है। तो अब मन्नू थोड़ा गुस्से में कहता है, क्या प्रॉब्लम है चांदनी? तुम मुझसे झूठ क्यों कह रही हो, जबकि तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रहा है कि तुम सैड हो? अब मन्नू की बात सुन चांदनी खुद को रोक नहीं पाती है और झटके से उसके सीने में छुप जाती है। अब मन्नू तो बिल्कुल थमसा गया चांदनी के टच से। उसकी धड़कनें मानो बेकाबू सी हो गईं। उसे चांदनी को अपनी बाहों में समेटने का भी होश नहीं था, या फिर वो समेटना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसका दिल उसे ऐसा करने से रोक रहा था। चांदनी तो इस वक्त दर्द में थी, उसे किसी का कंधा चाहिए था जो मिल चुका था। वो रोते हुए कहती है, मेरी पूरी लाइफ ही प्रॉब्लम है एडी, मुझसे नहीं हो रहा वैसे जीना। प्लीज़ कुछ करो एडी, मैं अपनी यादें, अपनी पुरानी ज़िंदगी, सब कुछ वापस चाहती हूँ। अब मन्नू चांदनी को अपने सीने से उठा उसके आंसू पोंछ कहता है, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, और तुम मेडिसिन ले तो रही हो। भरोसा रखो, तुम्हें जल्दी ही सब कुछ याद आ जाएगा। चांदनी अब मन्नू की ओर देख कहती है, तुम किसी स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट से मिलो ना, जो मुझे ठीक कर पाए। प्लीज एडी। चांदनी के दर्द और उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को पढ़ते हुए अब मन्नू हाँ में सिर हिला कहता है, ओके मैं पता करता हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लोगी और अपना ख्याल रखोगी। अब मन्नू की बात सुन चांदनी हाँ में अपना सिर हिला देती है। अब मन्नू उसे देख कहता है, अंशु गेम खेलने के लिए रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही है। चांदनी हल्की मुस्कान लिए हमें अपना सिर हिला देती है। तो अब मन्नू भी मुस्कुराकर कहता है, ऑल दी बेस्ट, मैं चाहता हूँ आज गेम में तुम जीतो। अब मन्नू की बात सुन चांदनी वहां से निकल जाती है। तो वहीं दूसरी ओर आज रीना की शादी थी।
सब जगह चहल पहल थी और एक कमरे में आईने के सामने बैठी रीना को दो मेकअप आर्टिस्ट तैयार करने में लगी थी। रीना लगभग तैयार हो चुकी थी, तभी मनन कमरे में आता है। वो दोनों लड़कियां कमरे से बाहर चली जाती हैं। मनन रीना की ओर देख कहता है, बहुत अच्छी लग रही है, बारात बस आने ही वाली है, तू रेडी है ना? रीना बिना मन के मुस्कुराते हुए बस अपना सिर हिला देती है। इसके बाद मनन बाहर चला जाता है और रीना खुद से ही सवाल करने लग जाती है, क्या मैं सही कर रही हूँ? हर्ष ने इतने साल मेरा इंतजार किया, इतने सालों में उसने मुझे खुश करने का, मुझे स्पेशल फील करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, फिर भी मैंने उसके प्यार को ठुकरा दिया। माना कि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन अगर किसी और से शादी कर सकती हूँ तो उससे क्यों नहीं? लेकिन भाई को कैसे समझाऊं ये बात? वो दुनिया के किसी भी लड़के से मेरी शादी करवा देंगे, लेकिन हर्ष से नहीं। मैं कैसे बगावत करूं इस बात के लिए उनसे? आखिर एक बाप की तरह छांव दी है उन्होंने मुझे बचपन से। क्या करूं? वो समझ में नहीं आ रहा। जैसे जैसे शादी का वक्त नजदीक आ रहा था, रीना की उलझनें उसे घेरती जा रही थी। तभी एक लड़की कमरे में आती है। उसके हाथ में जूस का एक गिलास था, जिसे वो रीना की ओर बढ़ा कहती है, संध्या आंटी ने कहा है कि ये जूस आपको देना है। रीना उस गिलास को हाथ में ले मन ही मन कहती है, चलो माँ को मेरी फिक्र तो हुई। रीना जूस पीने लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसका सिर चकराने लगता है और वो खुद को संभाल नहीं पाती। रीना बेहोश हो जमीन पर गिर जाती है। चांदनी एक कमरे में कुछ ढूंढ रही है। तभी अनीसा उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो तुम? चांदनी गंभीर भाव लिए कहती है, अंशु के खिलौने ढूंढ रही हूँ। एक बैग रखा था यहाँ पर और उस बैग में सारे खिलौने थे, उसे चाहिए अभी, लेकिन कल तक वो बैग यहीं था, अब दिखाई नहीं दे रहा। ये सुन अनीसा गंभीर भाव लिए कहती है, चांदनी तुम्हारी पुरानी यादें तो आने से रहीं, लेकिन तुम अपनी नई यादें भी भूलती जा रही हो। तुम्ही ने तो कल सारे खिलौने स्टोर रूम में रखवाए थे और खुद ही भूल गई। ये सुन चांदनी अपनी बहुओं से कोड़ कहती है, पर मुझे याद नहीं, मैं क्यों अंशु के खिलौने स्टोर रूम में रखवाऊंगी? अनीसा मुंह बना कहती है, यही तो सोचने वाली बात है, आखिर तुम्हारा दिमाग कब से ही होगा? इतना का अनीसा वहां से चली जाती है और चांदी चुपचाप खड़ी रह जाती है। तो वहीं दूसरी ओर रीना धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है। वो एक चेयर पर बैठी हुई थी। आंखें खुलते ही हड़बड़ाकर अपने चारों ओर देखने लग जाती है। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। यह देख रीना का दिल डर और घबराहट से भारी होता चला जा रहा था। वो चेयर से उठ वहां से अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए चारों ओर घबराहट से देखती है। उसकी पायलों और गहनों का शोर उस सन्नाटे को चीर रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और एक तेज रोशनी के बीच रीना को दो कदम अपनी ओर आते दिखाई देते हैं। उन कदमों पर अपनी नजर जमाए हुए रीना धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर अपनी निगाहें उठाती है, लेकिन अपने सामने खड़े उस शख्स को देख रीना का चेहरा सहम जाता है। वो हकलाती हुई आवाज में कहती है, आप? विष्णु तिरछा मुस्कुराकर कहता है, तो तुम्हें क्या लगा, मेरे दोस्त को ठुकराकर तुम इतनी आसानी से किसी और से शादी कर लोगी और मैं होने दूंगा? रीना घबराते हुए कहती है, हर्ष के कहने पर किया आपने यह सब? क्यों मुझे यहाँ लेकर आए हैं? क्या चाहते हैं आप? बैठो। विष्णु की बात सुन रीना कुछ रिएक्ट नहीं करती, तो विष्णु तेज आवाज में कहता है, मैंने कहा बैठो। विष्णु की कड़क आवाज से घबराकर रीना धम से उसी चेयर पर वापस बैठ जाती है। विष्णु भी एक चेयर खिसका ठीक उसके सामने बैठ जाता है और कहता है, मैंने शराफत से बात की थी तुमसे भी और तुम्हारे उस भाई से भी, लेकिन नहीं माने तुम दोनों, तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा। रीना कुछ कह नहीं पा रही थी, या शायद उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि हर्ष ने उसे हर तरह से अपने प्यार पर यकीन दिलाने की कोशिश की है और रीना ने सिर्फ उसे इग्नोर किया है। रीना को सोच में डूबा देख विष्णु गुर्राते हुए कहता है, किस बात का घमंड लिए बैठी हो? तुम्हें लगता है कि इस पूरी जिंदगी में हर्ष से बेहतर कोई लड़का तुम्हें कभी मिल सकता है? और वो चंपू जिससे तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी करवा रहा है, उसकी असलियत खुद तुम्हारा भाई भी नहीं जानता। तो तुम्हें या तुम्हारे भाई को समझाने का ना मेरा मूड है और ना ही मेरे पास वक्त है। तो अब तुम्हें अभी यहीं इसी वक्त हर्ष से शादी करनी है। यह सुन रीना अपनी जगह पर खड़ी हो कहती है, तो क्या आप जबरदस्ती मेरी शादी करवाएंगे? अगर सुरभि होती तो आपको यूं गुंडागर्दी करता देख उसे कितना बुरा लगता। विष्णु रीना की ओर तीखी नजरों से देख कहता है, और वो नहीं है इसलिए मैं ऐसा हूँ। उसके लिए बदला था खुद को
जब वही नहीं तो दुनिया मुझे कितना भी बुरा समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो मेरी फैमिली से, और हर्ष मेरा भाई है। सारी जिंदगी मेरी खातिर चट्टान की तरह साथ खड़ा रहा है। अगर उसकी खुशी उसे ना दिला पाया तो लानत है मुझ पर। रीना घबराई हुई कहती है। ऐसे? विष्णु रीना को कुछ पल देखता है, फिर गुर्राती हुई आवाज में तेजी से कहता है, तैयारी में लग जाओ सब, ये शादी जल्द से जल्द होगी। इतना कह विष्णु उस हॉल से बाहर चला जाता है। विष्णु के इतना कहते ही लगभग 8-10 आदमी आकर जल्दी जल्दी स्पीड में अपना हाथ चलाने लगते हैं, और देखते ही देखते वहां साज सज्जा, मंडप, फूल, लाइट्स, शादी का पूरा सेट तैयार हो जाता है। और रीना बस हक्के बके हुए हैरानी से वहां अपनी नजरें दौड़ा रही थी। मैं यहाँ खड़ी क्यों हूँ? बारात आ गई होगी। अगर मैं वहां ना पहुंची तो भाई और माँ की कितनी बदनामी होगी। भाई बहुत नाराज होंगे मुझ पर। रीना वहां से जाने के लिए आगे बढ़ती है कि दरवाजे की ओर से हर्ष दूल्हे के भेष में रीना की ओर बढ़ रहा था। उसने गोल्डन शेरवानी पहनी हुई थी और उसके सिर पर दूल्हे की पगड़ी सजी हुई थी। हर्ष को देख रीना कदम बढ़ा उसके करीब जाती है और उसके कॉलर को पकड़ उसे घूरते हुए कहती है, क्या है ये सब हर्ष? कोई लड़की इनकार करे तो क्या उसके डिसीजन की वैल्यू नहीं कर सकते हो? सड़क चापासी की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो? और तुम अपने दोस्त को ये क्यों नहीं समझाते कि सुरभि कहीं से भी उनकी इस हरकतों को देख रही होगी तो उसे कितना बुरा लग रहा होगा। रीना अपनी बात कह ही रही थी कि हर्ष अचानक से उसका जबड़ा पकड़ लेता है। हर्ष की इस हरकत से रीना को तो जैसे यकीन नहीं हुआ। वो आंखें फाड़े हर्ष को देख रही थी, तो हर्ष अपनी आंखों में गुस्सा लिए कहता है, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। 3 साल मैंने सुनी है तुम्हारी, अब तुम खामोश रहोगी और मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। हर्ष झटके से रीना का जबड़ा छोड़ता है तो रीना 2 कदम पीछे हो जाती है। वो लंबी लंबी सांसें लेने लग जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हर्ष ने उसके साथ ऐसे बिहेव किया। जो हर्ष हमेशा से उसके साथ जेंटल था, हमेशा उसके आगे बस झुकता रहा, उसके पीछे घूमता रहा, उसे मनाने के लिए एफर्ट करता रहा। आज अचानक वो इतना रूड कैसे हो गया? पंडित जी आकर मंडप में बैठ जाते हैं और हर्ष की ओर देख कहते हैं, बेटा शादी की रस्में शुरू करते हैं। हर्ष रीना का हाथ पकड़ता है और आगे बढ़ता है तो रीना अपना हाथ छुड़ा कहती है, मेरे घर पर बारात आ चुकी होगी हर्ष, प्लीज मुझे जाने दो। मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो जाएगी। यह सुन हर्ष रीना की ओर तीखी नजरों से देख कहता है, जानती हो विष्णु मेरी शादी के लिए क्यों नहीं रुका? वो तुरंत यहाँ से चला गया क्योंकि वो तुम्हारे घर गया है। बारात वापस लौट चुकी है और अब तुम्हारा परिवार विष्णु के निशाने पर है। मेरे बस एक इशारे की देर है और तुम्हारा परिवार खत्म। यह सुन रीना आंखें बड़ी कर हैरानी से हर्ष की ओर देखने लग जाती है तो हर्ष तिरछा मुस्कुराकर कहता है, भरोसा ना हो तो वीडियो कॉल करूं? विष्णु को अपनी आंखों से देखोगी तो शायद तुम्हें यकीन। और हाँ, विष्णु क्या है, कौन है, वो तुम भी अच्छे तरीके से समझती हो। वो कुछ भी कर सकता है। भाभी के जाने के बाद बिल्कुल मूडी हो चुका है। किसी को जान से मार देने में वो एक बार भी नहीं सोचेगा। तो अगर चाहती हो कि तुम्हारा भाई जिंदा रहे, उसकी भी शादी हो, तुम्हारी माँ अपने नाती पोतों को अपनी गोद में खिलाने के लिए जिंदा रहें, तो जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। हर्ष की बातों से रीना बिल्कुल शॉक्ड थी। आज उसके सामने एक अलग ही हर्ष था जिसे इतने सालों में रीना ने कभी नहीं देखा था। हर्ष कुछ पल रीना को निहारता है और फिर उसका हाथ पकड़े हुए मंडप में जाकर बैठ जाता है। पंडित जी विधियां शुरू कर देते हैं और रीना मजबूरी में बस हर्ष के साथ बैठी रह गई। वो सारे रास्ते उसे बंद नजर आ रहे थे। वो एक औपचारिकता की तरह सारी रस्में निभाई जा रही थी। तो वहीं दूसरी ओर चांदनी स्टोर रूम में जाती है। वो देखती है कि अंशु के खिलौनों का बैग वहीं रखा हुआ था। चांदनी खुद पर जल्लाते हुए कहती है, अनीसा सही कहती है, पुरानी यादें तो दूर, नई यादें भी मेरे दिमाग से डिलीट होती जा रही हैं। चांदनी उस बैग को उठा आगे बढ़ने लगती है, लेकिन गेट अचानक बंद हो जाता है। ये देख चांदनी घबरा जाती है। वो बैग को साइड में रख दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। कोई है, प्लीज दरवाजा खोलो। चांदनी दरवाजे को पीट रही थी, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। चांदनी की हालत खराब होती जा रही थी। उसका दम घुटने लगा था। उसका शरीर पसीने से तरबतर होने लगा था। वो काफी देर तक दरवाजा खोलने की कोशिश में रहती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। शाम का वक्त अब मन्नू हॉस्पिटल से वापस आता है
तो सीधा अपने कमरे की ओर जाता है। वो देखता है कि अंशु मुंह फुलाए उदास सी बैठी हुई है। ये देख अभिमन्यु एक स्माइल लिए उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे देख कहता है, क्या बात है, हमारी प्रिंसेस नाराज लग रही है। अंशु नाराज हुए कहती है, मम्मा ने कहा था अंशु यहीं वेट करो, मैं स्टोर रूम से आपके खिलौने लेकर आती हूँ। लेकिन देखो, अंशु अभी तक वेट ही कर रही है और मम्मा अभी तक नहीं आई। अंशु एक बार स्टोर रूम तक देख कर भी आई, लेकिन स्टोर रूम तो बाहर से लॉक था। इट मीन्स मम्मा वहाँ नहीं है। ये बात सुन अभिमन्यु के माथे पर बल पड़ गए। वो अपनी बहुओं से कोड़ते हुए कहता है, कहाँ रह गई आपकी मम्मा। अभिमन्यु की बात सुन अंशु मुंह बना अपने कंधे उचका देती है। तो भाई अभिमन्यु का दिल कई सारी आशंकाओं से गिरने लगा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और माथे पर चिंता की लकीरें महसूस होने लगी थी। वो अंशु के गाल को प्यार से छूते हुए कहता है, दादी ने आपके लिए गुलाब जामुन बनाए हैं और वो आपका इंतजार कर रही हैं। जाओ और जाकर खाओ। तब तक मैं मम्मा को ढूंढ कर लाता हूँ। एंड किसी से कहना नहीं है बात कि मम्मा मिल नहीं रही। ओके। आंसू सहमति में अपना सिर हिलाती है और उठकर वहां से जाने लगती है। लेकिन फिर मुड़कर अभिमन्यु की ओर देख कहती है, डैडी, मम्मा ठीक तो होंगी ना, वो मिल तो जाएंगी ना। अंशु उनके बिना नहीं रह सकती। यू नो ना, अंशु मम्मा से कितना प्यार करती है। अभिमन्यु कुछ पल खामोशी से अंशु की मासूमियत को निहारता है और फिर अपनी जगह से उठते हुए जाकर अंशु को अपनी गोद में उठा कहता है, आई नो अंशु, आप मम्मा से बहुत प्यार करते हो। एंड डोंट वरी, डैडी आपको और मम्मा को कभी अलग नहीं होने देंगे। अब आप जाओ, दादी के साथ खाना खाओ। डैडी मम्मा को लेकर आते हैं। अब मन्नू की बात सुन अंशु उसकी गोद से उतरती है और दौड़ते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। अब मन्नू अपना सिर पकड़ बेचैन होते हुए कहता है, कहाँ हो तुम चांदनी, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं। ये ख्याल आते अब मन्नू तेज कदमों से कमरे से बाहर निकलता है। तो वहीं दूसरी ओर रीना और हर्ष की शादी संपन्न हुई थी कि वहां पुलिस आ जाती है। ये देख हर्ष और रीना दोनों हैरानी से अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तभी मनन तेज कदमों से अंदर आता है। रीना और हर्ष की शादी हो चुकी है, ये देख वो बौखलासा जाता है। वो पुलिस वालों की ओर देख कहता है, सर, इस आदमी और इसके दोस्त विष्णु राय त्रिपाठी ने मेरी बहन का किडनैप किया है। शादी के दिन उसे उठाकर ले आए और देखिए इस आदमी ने मेरी बहन को डरा धमकाकर उससे शादी कर ली है। लेकिन इस जबरदस्ती की शादी को मैं नहीं मानता सर। आप इस आदमी को अरेस्ट कीजिए और उस विष्णु राय त्रिपाठी को भी ढूंढिए। लेकिन मनन के कहने पर पुलिस का एक भी आदमी आगे नहीं बढ़ता। यह देख मनन हैरान हुए कहता है, आप लोग इसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तभी पुलिस का एक आदमी कहता है, क्योंकि हम आपकी नहीं मिस्टर BR की कंप्लेन पर यहाँ आए हैं। ये सुन मनन की बहुएं सिकुड़ जाती हैं, उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं। तभी पुलिस वाला कहता है, मिस्टर त्रिपाठी की कंप्लेन है कि अपनी बहन की शादी मिस्टर हर्ष सोलंकी से करने का वादा करके आपने मिस्टर त्रिपाठी से मोटी रकम ली थी। घर, गाड़ी और मुंहमांगी रकम लेने के बाद अब आप यह शादी करने से इनकार कर रहे हैं। मिस्टर त्रिपाठी शराफत से 3 साल तक आपके डिसीजन का इंतजार करते रहे और अब जब आपने अपनी बहन की शादी कहीं और करनी चाहिए तो उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेन की है। ये सुन मनन और जीना दोनों ही शॉक्ड रह गए। दोनों ही जानते थे कि सालों पहले सुरभि से रिश्ता तोड़ने के बदले मनन ने विष्णु से काफी पैसे लिए थे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि विष्णु उस बात को यहाँ ऐसे यूज करेगा। हर्ष रीना का हाथ कसकर पकड़ता है और धीरे से उसके कान में कहता है, जो मैंने कहा था वही कहना, वरना तुम्हारा भाई धोखाधड़ी के केस में लंबा जाएगा, क्योंकि धोखा भी उसने द BR के साथ किया है। यह सुन रीना बेबस नजरों से हर्ष को देखने लगती है। तो भाई पुलिस की बात सुन मनन अकलाते हुए कहता है, मैंने अगर पैसे लिए भी थे तो बदले में अपनी बहन देने का कोई वादा नहीं था मेरा। वो ऐसे जबरदस्ती मेरी बहन की शादी नहीं करवा सकता किसी से भी। पुलिस वाला कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसी जबरदस्ती शादी करने का हक किसी के पास नहीं। तो आप उनके पैसे लौटा दें और अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाएं। ये सुन मनन एक पल के लिए सोच में डूब जाता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं सब लौटा दूंगा, मैं अपनी बहन को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कर मनन आगे बढ़ता है। हर्ष को घूरते हुए वो रीना के सामने जाकर उसका हाथ पकड़ कहता है, चल मेरे साथ रीना, डरने की जरूरत नहीं है। मनन रीना को लिए आगे बढ़ने को होता है कि रीना उसे अपना हाथ छुड़ा लेती है। ये देख मनन हैरानी के बावलियों से देखने लग जाता है। तो रीना सिर झुका कहती है,
आप जिससे मेरी शादी करवाना चाहते थे, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मैं हर्ष से प्यार करने लगी हूँ और उसी से शादी करना चाहती थी, इसलिए कर ली। आपकी जिद के आगे मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन अब सबके सामने कह देती हूँ, मैं एडल्ट हूँ, अपना भला बुरा समझती हूँ। मैं हर्ष को पसंद करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि अब वो मेरा पति है। मनन रीना को हैरानी से देख कहता है, इतने दिनों में तो तूने इससे शादी करने का डिसीजन नहीं लिया था, फिर अचानक तू ये क्यों कर रही है? ये लोग डरा रहे हैं तुझे? मनन के सवाल पर रीना कुछ कहती, तभी पुलिस वाला बोल पड़ता है, लड़की एडल्ट है, बालिग है, आप उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अच्छी बात है अगर उसने अपनी पसंद से शादी कर ली है, और वैसे भी आप इन लोगों से पैसा लेकर इन्हें बाधा दे चुके थे, तो अगर आप जेल नहीं जाना चाहते तो इस शादी को मान लीजिए। रीना मनन की ओर देख कहती है, प्लीज जाइए यहाँ से भाई, घर जाइए और माँ को संभालिए, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। रीना की बात सुन मनन गुस्से में उसे घूरता है और फिर एक नजर हर्ष को घूरते हुए वहां से निकल जाता है। रीना की आंख से आंसू बहने लग जाते हैं। पुलिस वाले भी वहां से निकल जाते हैं। हर्ष रीना का हाथ पकड़ तिरछा मुस्कान लिए कहता है, विदाई की रस्म पूरी कर ले, मुहूर्त निकला जा रहा है। रीना कुछ रिएक्ट नहीं करती, वो हर्ष के साथ अपने कदम आगे बढ़ा देती है। तो वहीं अब मनु दूसरी ओर स्टोर रूम के पास आता है, तो उसका दरवाजा बाहर से लॉक था। ये देख अब मनु आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि जैसे किसी एहसास ने उसके पैरों को रोक लिया हो। वो कुछ पल खामोशी से खड़ा रहता है और फिर वापस आकर स्टोर रूम का गेट खोलता है। जब उसकी नजर जमीन पर बेजान पड़ी चांदनी पर पड़ती है, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से नीचे बैठ चांदनी का चेहरा अपनी हथेलियों के बीच भर लेता है और उसे उठाने की कोशिश में कहता है, चांदनी क्या हुआ तुम्हें, उठो, आंखें खोलो। अमन्यु चांदनी को बेजान देख बिल्कुल बाबला सा होने लगा था। बेचैन दिल अब और बेचैन होता जा रहा था। वो चांदनी की पल्स चेक करता है, जो काफी स्लो थी। इस बात से घबराकर अभिमन्यु उसे झटके से अपनी बाहों में उठा लेता है। चंदा, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। अगले ही पल अभिमन्यु को जैसे रियलाइज हुआ कि उसके मुंह से चंदा निकला। वो खुद पर ही झल्लाने लग जाता है, लेकिन चांदनी उसकी बाहों में बेहोश थी। ये देख अभिमन्यु उसे लिए हुए कमरे की ओर भागता है। शैलजा जी जो अपने कमरे की ओर जा रही थी, अभिमन्यु की बाहों में चांदनी को देख परेशान होते हुए कहती हैं, अभी क्या हुआ चांदनी को? अभिमन्यु थोड़ा ठहर कर अपनी माँ की ओर देखते हुए कहता है, माँ, अंशु कहाँ है? शैलजा जी हड़बड़ाते हुए कहती हैं, वो तो अभी अभी खाना खाकर बिपाशा के कमरे में गई है। अभिमन्यु अपनी माँ की ओर देख कहता है, माँ, किसी भी तरह अंशु को अपने साथ ही सुला लेना, उसे कमरे में मत आने देना। मैं नहीं चाहता कि उसे चांदनी की इस हालत के बारे में पता चले, वरना रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लेगी वो। मैं चांदनी को कमरे में लेकर जा रहा हूँ। शैलजा जी परेशान होते हुए कहती हैं, लेकिन चांदनी को अचानक हो क्या गया? अभिमन्यु अपनी निगाहों को तीखी करते हुए कहता है, वो तो कल सुबह ही पता लगेगा माँ। शैलजा जी कहती हैं, ठीक है, तू इसे लेकर जा, अंशु को मैं संभाल लूंगी, ध्यान रखना। अभिमन्यु चांदनी को गोद में लिए हुए अपने कमरे में आता है। वो चांदनी को बिस्तर में आराम से लिटाकर साइड टेबल में रखा पानी का जग अपने हाथ में उठाता है। अभिमन्यु चांदनी के फेस पर पानी के छींटे मारता है, तो चांदनी की आंखें कसमसाने लगती हैं। अभिमन्यु ड्रॉर से अपना मिनी किट निकालता है और उसमें से एक इंजेक्शन निकाल उसे चांदनी के हाथ में लगाता है, तो चांदनी दर्द से अभिमन्यु की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है। ये देख अभिमन्यु चांदनी के मासूम चेहरे को प्यार से निहारने लगता है। धीरे धीरे चांदनी की पकड़ अभिमन्यु की शर्ट से छूट जाती है और उसका हाथ बिस्तर में गिर जाता है। ये देख अभिमन्यु अपना किट साइड में रखता है और बिस्तर में चांदनी के पास बैठ जाता है। वो हिम्मत जुटाते हुए चांदनी का दुपट्टा अपने कांपते हाथों से उसके सीने से अलग करता है और उसके माथे पर बिखरी पानी की बूंदों को बड़े आराम से उसके दुपट्टे से पोंछने लग जाता है। तभी उसकी निगाहें चांदनी के पंखुड़ी जैसे होठों पर ठहर सी जाती हैं। उन होठों पर रखी पानी की बूंदें मोती की तरह चमक रही थीं। उन बूंदों की रोशनी अभिमन्यु के दिल को बहका रही थी, लेकिन इससे पहले कि अभिमन्यु बहकता, वो अपनी नजरें फेर लेता है और गहरी सांस लेकर खुद को काबू करने लगता है। इंजेक्शन के असर से चांदनी तो गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन अभिमन्यु उस कमरे में बेचैनी के साथ इधर से उधर टहल रहा था। कभी वो चांदनी के माथे पर अपना हाथ रख उसका फीवर चेक करता,
तो कभी उसकी कलाई को पकड़ उसके पल्स को महसूस करता। अब मन्नू के दिल में बेचैनी का आलम बढ़ता ही जा रहा था। वो चांदनी के जागने के इंतजार में अब परेशान सा हो रहा था, क्योंकि वो एक बार चांदनी से बात करके ये जानना चाह रहा था कि आखिर वो स्टोर रूम में बंद कैसे हो गई। कुछ घंटों के बाद चांदनी धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है। उसे होश में आता देख अब मन्नू जल्दी से आकर उसकी बगल में बैठ जाता है और उसका हाथ अपनी दोनों हथेलियों के बीच भर लेता है। चांदनी अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नजर सीधा अभिमन्यु से जा मिलती है। अभिमन्यु बेचैनी के भाव लिए चांदनी की ओर देख कहता है, तुम ठीक हो? चांदनी हिम्मत जुटाते हुए उठकर बैठ जाती है और अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, हाँ ठीक हूँ, बस सिर दर्द बहुत कर रहा है। चांदनी के शब्द अभी उसकी जुबान से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक अभिमन्यु उसे अपने सीने में छुपा लेता है। अभिमन्यु के सीने से लग चांदनी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि 3 साल पहले का तो उसे कुछ याद नहीं, लेकिन इन 3 सालों में अभिमन्यु उसके इतने करीब कभी नहीं आया था। चांदनी समझती थी कि अभिमन्यु उसकी याददाश्त आने का इंतजार कर रहा है, इसलिए इतना धैर्य रखकर बैठा है। वो किसी भी तरह से चांदनी को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन आज अभिमन्यु ने उसे ऐसे छुपाया था जैसे कोई चांदनी को उससे छीनने की कोशिश कर रहा हो। चांदनी हल्का मुस्कुराकर कहती है, एडी, तुम मुझे ऐसे दबोच कर रखोगे तो मैं दोबारा बेहोश हो जाऊंगी। चांदनी की बात सुन अभिमन्यु जैसे अपने होश में आ चुका था। वो एक पल के लिए खुद पर झेंपसा जाता है। चांदनी को अपनी बाहों से आजाद करते हुए अभिमन्यु उसके बेरंग से हो चुके चेहरे को देख कहता है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ अजीब सा फील तो नहीं हो रहा? आई मीन कि अतीत की कुछ यादें तो तुम्हारे जहन में नहीं आ रही? सवाल करते हुए अभिमन्यु काफी डरा हुआ सा लग रहा था। चांदनी मुंह बनाए नामे अपना सिर हिला कहती है, नो एडी, कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी यादें हमेशा के लिए भुला दूंगी। मुझे मेरा अतीत कभी याद नहीं आएगा एडी। अभिमन्यु चांदनी के गाल में अपनी हथेली रख कहता है, मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए, लेकिन अगर किस्मत ने तुमसे तुम्हारे अतीत की यादें छीन भी ली हैं तो तुम्हें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम नई यादें बनाएंगे, मैं, तुम और हमारी बेटी, इन तीनों की स्पेशल यादें जो हमेशा तुम्हारे दिमाग में तैरती रहेंगी। तुम चाहोगी फिर भी नहीं भुला पाओगी। अब मन्नू की बात सुन चांदनी को कुछ तसल्ली तो होती है, लेकिन फिर भी उसका दिल सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि उसे अपना अतीत याद आ जाए। चांदनी का उदास चेहरा देख अब मन्नू कहता है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा हर कदम पर। अब मन्नू की बात सुन चांदनी अपनी नजर उठा उसकी आंखों में देखने लगती है, तो अब मन्नू भी उसकी गहरी निगाहों में मानो डूबने सा लगा था। आज शायद उसके कदम उस सरहद को पार करने के लिए निकल पड़े थे जो सरहद खुद उसी ने बनाई थी। आज वो इस बात को खुद ही भूल बैठा था कि ये जो उसके सामने बैठी है वो उसकी बीवी नहीं है, उसकी चंदा नहीं है, उसकी बच्ची की माँ नहीं है, उसका प्यार नहीं, बस एक हमशक्ल ही तो थी। और दिल को यही समझाते समझाते तो 3 साल निकल गए, पर अब तो दिल ही ये बात समझाने लगा है कि अतीत से आगे बढ़ और दे दे अपने दिल में चंदा की जगह इस अजनबी को। एक साथ तो चेहरा है, क्या फर्क पड़ता है। अब मन्नू न जाने क्यों खुद को रोक ना सका। वो बढ़ गया चांदनी के होठों को अपने लबों से छूने के लिए, लेकिन आज पहली बार अब मन्नू को अपने इतने करीब देख चांदनी को न जाने कैसी फीलिंग हो रही थी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। अब मन्नू की गर्म सांसें, उसके बदन की तपिश, उसकी महक खुद में महसूस कर चांदनी को जैसे कोई अनजाना सा डर महसूस हो रहा था। दो लब जुड़ने ही वाले थे कि चांदनी वक्त रहते अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ लेती है। चांदनी के ऐसा करने पर अब मन्नू जो कुछ पल के लिए अपने होश खो बैठा था, अचानक अपने सेंस में आ जाता है। वो खुद पर शर्मिंदा होने लगता है और बड़ी मुश्किल से अपनी निगाहें चांदनी के चेहरे की ओर करते हुए कहता है, आई एम सॉरी चांदनी, आई नो तुम्हारी तबीयत खराब है और मैं तुम्हारी ऐसी हालत में। अब मन्नू की जुबान में इस वक्त शब्दों की कमी सी चल रही थी। वो बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब मन्नू अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी नजर चुराते हुए कहता है, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाता हूँ। इतना कह अब मन्नू तेज कदमों से उस कमरे से बाहर निकल जाता है। अब मन्नू के जाते ही चांदनी एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो खुद से ही कहने लगती है, तुम्हारा पति है वो, कितना सब्र करेगा बेचारा। अगर तुम्हारी यादें जिंदगी भर ना लौटी तो क्या वो जिंदगी भर तुम्हारे प्यार के लिए तरसेगा? उसने तुम्हें इतना वक्त दिया, उसकी जगह कोई और होता तो कभी इतना सब्र ना रखता। उसकी आंखों में बसा है तुम्हारे लिए बेइंतहा प्यार चांदनी।
बढ़ जाओ उसके साथ, आगे दिल से फील करोगी कि वो तुम्हारा पति है, हक है उसका तुझ पर, और तुम्हें शायद अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। कोशिश करो चांदनी, बस बहुत हो गया, अब आगे बढ़ो। इधर चांदनी खुद से ही बातें किए जा रही थी तो वहीं कमरे के बाहरी दरवाजे में अपना सिर टिकाए हुए अभिमन्यु अपनी बेकाबू हो चुकी धड़कनों को शांत करने में लगा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं तो भाई उसका हाथ उसके दिल पर रखा हुआ था। वो खुद से ही सवाल करने लगता है, ये क्या किया तुमने अभिमन्यु? कैसे सोचा तुमने उसके वो सब कुछ करने का? क्यों खुद पर काबू नहीं रख पाए तुम? अभिमन्यु अपने हाथ की मुट्ठियां बांध खुद को मजबूत करता है और वहां से निकल जाता है। हर्ष की कार सीधा उसके घर के बाहर रुकती है। ड्राइवर उतरता है और हर्ष की ओर का गेट खोलता है। हर्ष अपनी तरफ से उतर रीना की ओर जाता है और दरवाजा खोलता है। रीना जैसे किसी सोच में डूबी हुई थी। हर्ष कुछ पल उसे निहारता है और फिर उसकी कलाई जोर से पकड़ लेता है। हर्ष के ऐसा करने से रीना अपनी सोच से बाहर आती है। वो घबराई हुई नजरों से हर्ष की ओर देखने लगती है तो हर्ष मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा ससुराल आ गया माई लव, बाहर निकलो। रीना भारी मन से कार से बाहर उतरती है। हर्ष उसका हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ता है। रीना चारों ओर हैरानी से देखने लग जाती है। वो बंगला काफी बड़ा और आलीशान था। उन दोनों के घर के अंदर एंटर करते ही एक मेड अपने हाथ में आरती की थाल लिए और गृह प्रवेश की तैयारियां किए हुए खड़ी थी। ये देख हर्ष उस मेड के हाथ से आरती की थाल ले कहता है, आप जाइए, मैं कर लूंगा। मेड अपना सिर झुका वहां से चली जाती है। हर्ष दहलीज के अंदर की ओर आता है और दहलीज के बाहर खड़ी रीना को एकटक देखते हुए उसकी आरती उतारने लगता है। रीना कुछ पल खामोशी से हर्ष को देखती है, लेकिन हर्ष की निगाहों में देखना न जाने कि उसके लिए अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो वो अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। कोई नहीं रहता इस घर में, मैं भी नहीं, क्योंकि मैं ज्यादातर विष्णु के साथ ही रहता हूँ। बस ये कुछ नौकर रहते हैं जो घर को घर बनाकर रखते हैं, वरना भूतों का निवास हो जाता है यहाँ। हाँ, मेरे पापा आते हैं कभी कभी, लेकिन बस कभी कभी, और उनके अलावा कोई है नहीं मेरा। इतना कह हर्ष आरती की थाल लिए घर के अंदर की ओर बढ़ जाता है और रीना चुपचाप खड़ी रह जाती है। हर्ष सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तेज आवाज में कहता है, आगे क्या करना है वो पता ही होगा तुम्हें। हर्ष वहां से जा चुका था और रीना अपनी नजरें नीचे की ओर कर लेती है जहाँ चावल से भरा हुआ कलश रखा था। रीना एक गहरी सांस ले उस कलश को पैर मारती है और दहलीज के इस पार आ जाती है, लेकिन आगे की मंजिल उसे पता नहीं था। घर में एक दो नौकर के अलावा और कोई भी नहीं था। रीना अपने कदम आगे बढ़ाती है और सोफे तक पहुंचती है। वो चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। BR हाउस। नैना घर के बाहर गार्डन में बैठी हुई है और नबी अपनी छोटी सी बाइक की सवारी कर रही है। वो अपनी उस रिमोट बाइक के ऊपर बैठे हुए ग्राउंड में चक्कर लगा रही थी। नैना उसे मुस्कुराते हुए बस देखे जा रही थी, जैसे अपनी बेटी के बचपन में अपना बचपन तलाश रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था। इतने में नबी उस छोटी सी बाइक से नीचे उतर नैना के पास आने लगती है। नैना अपनी दोनों बाहें फैला उसे अपनी बाजू में भरने ही वाली होती है कि नबी जमीन पर गिर जाती है। यह देख नैना के होश उड़ जाते हैं और वो जोर से चीखती है, नबी। नैना भागकर नबी को अपनी गोद में उठाती है और उसे लिए हुए अंदर आती है। विष्णु तैयार होकर इस वक्त ऑफिस के लिए निकल ही रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र नैना पर पड़ती है, जो नबी को अपनी गोद में उठाए हुए थी और बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी, तो विष्णु आगे बढ़कर नबी को अपनी गोद में ले लेता है और नैना की ओर देखकर कहता है, क्या हुआ इसे? दादी और निर्मला जी भी शोर सुनकर वहां आते हैं और नबी के सिर पर हाथ फेर उसे देखने लगते हैं। नैना रोते हुए कहती है, ये पता नहीं भाई, बाहर खेल रही थी, खेलते खेलते अचानक बेहोश हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा अचानक हो क्या गया इसे। विष्णु नैना की ओर देख कहता है, घबरा मत, कुछ नहीं होगा नबी को। इतना का विष्णु तेज कदमों से बाहर की ओर जाने लगता है। नैना भी उसके पीछे जाती है। दादी और निर्मला जी भी जाने लगती हैं तो विष्णु उनकी ओर देख कहता है, माँ दादी आप दोनों प्लीज यहीं रुको, मैं नबी की तबीयत के बारे में आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन अभी आपका आना सही नहीं होगा। हाँ माँ, भाई सही कह रहे हैं, आप प्लीज अपना और दादी का ध्यान रखना, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे जैसा भी होगा। नैना की बात पर निर्मला जी और दादी ना चाहते हुए भी सहमति जता देते हैं। विष्णु लगभग दौड़ते हुए बाहर आता और नैना भी अपने दिल को थामे विष्णु के पीछे पीछे जा रही थी।
तेजा गाड़ी स्टार्ट करो। विष्णु और नैना की कार में बैठते बैठते तेजा ने कार स्टार्ट कर दी थी और तेजी के साथ वहां से आगे बढ़ चुका था। तो वहीं हर्ष अपने कैजुअल वियर पहने हुए सीढ़ियां उतरकर नीचे आता है। वो अपने टी शर्ट की बाजू को ऊपर चढ़ाते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि उसकी नजरें सोफे पर अपना सिर टिकाए बैठी रीना पर ठहर जाती है। उसकी आंखें बंद थीं, शायद वो नींद के आगोश में जा चुकी थी। उसने अभी भी शादी का जोड़ा पहना हुआ था, दुल्हन के लिबास और पूरे श्रृंगार में वो बहुत ही प्यारी दिख रही थी। उसकी सादगी ने तो पहली नज़र से ही हर्ष का दिल चुराया हुआ था, लेकिन फर्क बस इतना था कि न जाने हर्ष में और उसके प्यार में ऐसी क्या कमी थी जो रीना उसे पसंद नहीं कर पाई। हर्ष अब तक रीना के बेहद करीब पहुंच चुका था। उसकी गर्म सांसों की तपिश रीना को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। हर सोफे में रीना के दोनों ओर अपने हाथ टिका उसके होठों को छूने के लिए आगे बढ़ता है कि रीना अचानक अपनी आंखें खोलती है और हर्ष को अपने इतने नज़दीक देख उसे खुद समझ में नहीं आता और वो उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर धकेल देती है। हर्ष 2 कदम पीछे हो जाता है और तीखी नज़रों से रीना की ओर देखने लग जाता है। तो रीना घबराई हुई सी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और हर्ष की ओर देख कहती है, सॉरी, वो मैंने अचानक तुम्हें देखा तो मैं डर गई। तुम्हें धक्का देने का कोई इरादा नहीं था मेरा। रीना की इनोसेंस हर्ष के गुस्से पर भारी पड़ गई। वो मन ही मन मुस्कुरा दिया, लेकिन अपने चेहरे पर कड़क भाव लिए रीना के करीब आ अचानक अपना हाथ उसकी कमर में डाल उसे खुद से चिपका लेता है। रीना की आंखें बड़ी हो जाती हैं। हर्ष घबराहट और मासूमियत से भरा उसका चेहरा देख कहता है, मतलब तुम मुझे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी? तुमसे गलती से हुआ? कि तुम्हें चाहती हो कि मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँ? हर्ष और रीना के शरीर इस वक्त इतने क्लोज थे कि उन दोनों के बीच से हवा भी अपना रास्ता न ढूंढ सके। हर्ष रीना की पतली कमर में अपना हाथ कसते हुए उसके होठों की ओर बढ़ने लगता है, तो रीना घबराहट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों के होंठ जुड़ने ही वाले थे कि हर्ष का फ़ोन रिंग होता है और रीना झटके से उससे अलग हो जाती है। हर्ष एक नज़र रीना को देखता है, जो काफ़ी असहज महसूस कर रही थी। हर्ष कॉल रिसीव करता है तो दूसरी ओर से कुछ ऐसी खबर उसके कानों में पड़ती है कि उसके चेहरे पर चिंता और घबराहट के भाव उभर आते हैं। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, मैं बस अभी आया, डोंट वरी। इतना कह हर्ष वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर जैसे उसे कुछ ख्याल आया हो, वो पलटकर रीना की ओर देखता है, जो हर्ष की ओर ही देख रही थी। शायद समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक किसका फ़ोन आया, जो हर्ष के हाव भाव बदल गए। लेकिन हर्ष से निगाहें टकराते ही रीना अपनी नज़रें जल्दी से नीचे झुका लेती है। नेहा दीदी, यहाँ आइए। हर्ष की आवाज़ सुन मेट उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। हर्ष रीना पर नज़रें जमाए हुए मेट से कहता है, नेहा दीदी, मैडम को मेरे रूम में लेकर जाइए और उन्हें चेंज करने के लिए कपड़े भी दे दीजिएगा। उन्हें पूरा घर भी अच्छे से घुमा दीजिएगा और क्या चीज़ कहाँ रखी है ये सभी उन्हें अच्छे से समझा दीजिए। साथ में उन्हें रात का खाना भी दे देना। आप चाहें तो कुछ उन्हीं की पसंद का बना देना। मेड अपना सिर हिला कहती है, हो जाएगा सर। इतना कह हर्ष तेजी के साथ वहाँ से निकल जाता है। इधर अभिमन्यु कमरे में आता है तो चांदनी खामोश बैठी हुई थी, शायद किसी गहरी सोच में गुम थी। उसे अभिमन्यु के आने की खबर भी नहीं हुई थी। अभिमन्यु काफी देर तक चांदनी के मासूम चेहरे को निहारता है और फिर उसके करीब बैठ उसके कंधे पर हाथ रखता है। अभिमन्यु के टच से चांदनी अपने ख्यालों से बाहर आती है और उसे एक नज़र देख अपनी नजरें झुका लेती है। अभिमन्यु उसे देख कहता है, क्या हुआ? चांदनी मुंह बनाए कहती है, कुछ नहीं, बस मन उदास है। क्यों? कल के हादसे को लेकर परेशान हो? अभिमन्यु का सवाल सुन चांदनी नामे अपना सिर हिला कहती है, ऐसा नहीं है, मैं खुद नहीं जानती कि मेरा मन क्यों इतना भारी सा लग रहा है। अभिमन्यु एक गहरी सांस लिए हुए कहता है, क्या किसी ने जानबूझकर तुम्हें स्टोर रूम में लॉक किया था? मुझे बताओ, किसने किया ये? चांदनी अभिमन्यु की ओर देख कहती है, परिवार है ये मेरा, कोई दुश्मन तो नहीं जो मुझे जानबूझकर स्टोर रूम में लॉक करेंगे। ऐसा कोई नहीं कर सकता। चांदनी की बात पर अभिमन्यु अपने मन में कहता है, शायद मुझे पता है ये किसने किया है, लेकिन अगर सच में इन सब के पीछे अनीसा का हाथ है तो ये उसकी आखिरी रात है इस घर में। अभिमन्यु अपनी सोच में डूबा हुआ था कि अंशु दौड़ते हुए आती है और अभिमन्यु की गोद में बैठ जाती है। चांदनी प्यार से अंशु के सिर पर हाथ रख कहती है, कहाँ बदमाशी कर रही थी? अंशु हंसते हुए कहती है,
दादी का मेकअप कर रही थी मम्मा। बहुत स्पेशल मेकअप किया है मैंने। ये सुन चांदनी मुस्कुराने लगती है। अंशु अभिमन्यु की गोद से उतर कहती है, डैडी चलो ना बाहर घूमने चलते हैं। यह सुन अभिमन्यु नाम में सिर हिला कहता है, नहीं अंशु रात हो चुकी है अभी नहीं। डैडी प्लीज चलो ना, इतनी गर्मी में मस्त ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे हम तीनों। आप कभी मम्मा को साथ लेकर नहीं जाते, आज मम्मा को भी लेकर चलो ना। डैडी प्लीज। अभिमन्यु अंशु के गाल पर हाथ रख कहता है, क्योंकि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, इसलिए उन्हें बाहर लेकर नहीं जा सकते। अभिमन्यु के इतना कहते ही चांदनी बोल पड़ती है, लेकिन अब मुझे और बीमार नहीं रहना। एडी मैं भी चल सकती हूँ तुम्हारे साथ और अंशु के साथ। चांदनी की बात सुनकर अभिमन्यु कुछ कहने को होता है, लेकिन अंशु उसके साथ जाने की बात सुन खुशी से उछलने लग जाती है और अभिमन्यु चाह कर भी उसे ना नहीं कह पाता। हॉस्पिटल में नबी को आईसीयू में रखा गया है, तो वहीं आईसीयू के बाहर बेचैनी से टहल रहे विष्णु और नैना का हाल हर बीतते वक्त के साथ बदतर होता चला जा रहा है। अब तक हर्ष भी आ चुका था, वो कभी नैना को संभालता तो कभी विष्णु को। कुछ देर के बाद एक डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकलता है। उसे देखते ही विष्णु उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ बच्ची को, वो ठीक तो है ना। डॉक्टर के चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे जिन्हें पर विष्णु का दिल भारी सा होने लगा था। वो डॉक्टर की ओर तीखी नजरों से देखते हुए कहता है, मैंने कुछ पूछा आपसे डॉक्टर रावत, क्या हुआ है मेरी भांजी को। डॉक्टर रावत थोड़ा उदासी के भाव लिए कहते हैं, मिस्टर त्रिपाठी बच्ची के हार्ट में छेद है, इसलिए उसे सांस लेने में डिफिकल्टीज आ रही है। मिस्टर त्रिपाठी केस थोड़ा गंभीर है, हमें बच्ची की हार्ट सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर की बातें विष्णु को बिल्कुल शॉक्ड कर गईं, तो नैना का भी यही हाल था। वो लड़खड़ाने सी लगती है तो पीछे खड़ा हर्ष उसे सहारा देते हुए थाम लेता है। विष्णु डॉक्टर का कॉलर पकड़ कहता है, डॉक्टरी नहीं आती तो ज़रूरत क्या है तुम लोगों को यह हॉस्पिटल चलाने की। बच्ची कल तक बिल्कुल ठीक थी और अचानक उसके हार्ट में छेद हो गया। बेवकूफ़ बना रहे हो, पैसे चाहिए तो ऐसे ही बोल दो। विष्णु के गुस्से के आगे डॉक्टर थोड़ा घबराने लगता है। तभी हर्ष विष्णु को संभालते हुए कहता है, भाई क्या कर रहा है, अगर ऐसी बात है तो हम दूसरे हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन तू अपना कंट्रोल ऐसे वक्त में नहीं खो सकता। विष्णु लंबी लंबी सांसें लेने लग जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं। नबी के बारे में सोच सोच कर उसका कलेजा छलनी हुआ जा रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में एक माँ पर क्या बीत रही होगी, ये तो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती थी। नैना का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। डॉक्टर जो अभी तक खामोश खड़ा था, वो हिम्मत जुटाकर कहता है, सर आप तो इस हॉस्पिटल में पहले भी कई बार फंड डोनेट कर चुके हैं, मैं भला आपसे पैसे क्यों लेना चाहूँगा। यकीन करिए अगर मेरे बस में होता तो मैं बच्ची को चुटकियों में ठीक कर देता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ठीक होने के लिए आप बस दुआ कर सकते हैं। विष्णु घूरकर डॉक्टर की ओर देख कहता है, तो जो भी सर्जरी करनी है करो, पर मेरी बच्ची जल्द से जल्द ठीक होनी चाहिए। डॉक्टर कुछ गंभीर भाव लिए कहता है, सर हमें इस केस के लिए जाने माने हार्ट सर्जन डॉक्टर अभिमन्यु धनराज को बुलाना होगा। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए अगर डॉक्टर धनराज यहाँ आ जाएंगे तो यह सर्जरी नो रिस्क हो जाएगी। ये सुन विष्णु अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और कहता है, तो जल्दी बुलाओ उसे, उससे कहो कि विष्णु राय त्रिपाठी ने उसे बुलाया है। डॉक्टर सहमति में अपना सिर हिला कहता है, वो मुंबई में रहते हैं, जितना जल्दी हो सकेगा हम उन्हें यहाँ बुला लेंगे। फिलहाल के लिए बच्ची होश में आ गई है, आप लोग उससे मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुन नैना विष्णु और हर्ष तीनों ही नबी से मिलने के लिए रूम के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु की कार एक होटल के बाहर रुकती है। अंशु को अपनी गोद में लिए चांदनी बाहर निकलती है। अभिमन्यु अंशु को चांदनी की गोद से अपनी गोद में ले लेता है। वो तीनों होटल के अंदर जाते हैं। अभिमन्यु एक टेबल में चेयर खिसका चांदनी को बैठने के लिए कहता है और दूसरी चेयर पर अंशु को बिठा कहता है, आप दोनों यहीं बैठो, मैं आइसक्रीम का ऑर्डर देकर आता हूँ। अभिमन्यु काउंटर पर जाकर आइसक्रीम के कई सारे फ्लेवर्स सिलेक्ट करता है, तो वहीं चांदनी और अंशु बेसब्री से आइसक्रीम का वेट कर रहे थे। तभी लगभग 4 आदमी उस होटल के अंदर आते हैं। देखने में कुछ गुंडे मवाली टाइप के लग रहे थे। वे चारों चुपचाप आकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना ऑर्डर करने लगते हैं। अब तक अभिमन्यु आकर अंशु और चांदनी के पास बैठ गया था।
अंशु खुश होते हुए कहती है, डैडी आइसक्रीम कहाँ रह गई? बस आ रही हैं अंशु, रास्ते में है, अंकल लेकर आ रहे हैं। यह कह मन्नू वेटर की ओर इशारा करता है जो आइसक्रीम लिए हुए उनकी तरफ ही आ रहा था। अंशु और चांदनी दोनों आइसक्रीम खाने में बिजी हो जाते हैं तो अब मन्नू उन दोनों को बस निहारे जा रहा था। अंशु के साथ साथ चांदनी भी बच्चों जैसा बिहेव कर रही थी। उसके होंठों के आसपास लगी आइसक्रीम को देख अब मन्नू के दिल में कुछ एहसास धड़क रहे थे। वो खुद को काबू नहीं कर पाता और अपना हाथ आगे बढ़ा चांदनी के होंठों के आसपास लगी आइसक्रीम को पोंछने लगता है। चांदनी ठहर सी जाती है, वो थोड़ा असहज हो रही थी। तभी अंशु अब मन्नू की ओर देख कहती है, डैडी आप ये वाली आइसक्रीम पैक करवा लो। मैंने दादी को बोला था कि मैं उनके लिए भी आइसक्रीम लेकर आऊंगी। ओके बॉस, इतना क्या मन्नू मुस्कुरा देता है। तभी अब मन्नू के कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, अरे ये जिंदा कैसे रह गई? अब मन्नू देखता है कि उसके ठीक पीछे बैठे वो चारों लोग चांदनी की ओर लगातार घूर रहे हैं। उन लोगों की बातें अब मन्नू के कानों तक पहुंच रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जिंदा कैसे बच सकती है? उनमें से दूसरा आदमी चांदनी को घूरते हुए कहता है, कहीं ये भूत तो नहीं? तीसरा उसके सिर पर चपत लगा कहता है, भूत होटल में आके आइसक्रीम नहीं खाते बेवकूफ़, बॉस को खबर करनी होगी। चौथा अभी भी शॉक्ड हुआ कहता है, पर यह कैसे पॉसिबल है? ये तो मर गई थी, हमने ही तो मारा था इसे, फिर कैसे जिंदा हो गई? उन चारों की बातें अब मन्नू के कानों तक बखूबी पहुंच रही थी। अब मन्नू एक पल की देरी किए बिना अपनी जगह से उठा होता है और अंशु को गोद में उठा चांदनी का हाथ कसकर पकड़ता है। अब मन्नू की हरकत से चांदनी और अंशु दोनों ही हैरान रह गए। अब मन्नू उन दोनों को लिए हुए तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। अगले दिन विष्णु नबी को लेकर घर जा चुका था और खुद भटक रहा था। बड़े बड़े डॉक्टर से मिल रहा था, लेकिन सब उसे यही रिकमेंड कर रहे थे कि अब मन्नू धनराज बेस्ट हार्ट सर्जन है और उनकी की हुई कोई भी सर्जरी आज तक फेल नहीं हुई। लेकिन विष्णु का गुस्सा तब सातवें आसमान पर पहुंच जाता है जब डॉक्टर रावत उसे बताते हैं कि अब मन्नू ने यहाँ आने से इनकार कर दिया है। अब हमें किसी दूसरे हार्ट सर्जन से बात करनी होगी। डॉक्टर रावत के मुंह से इतना सुनते ही विष्णु का सब्र जवाब दे जाता है। वो पास रखी चेयर को उठा जमीन में इतनी जोर से पटकता है कि चेयर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हर्ष विष्णु को संभालने की कोशिश करता है और कहता है, विष्णु कोई बात नहीं, हम किसी और डॉक्टर से बात करते हैं। विष्णु दांत पीसते हुए कहता है, अब तो ये सर्जरी वही करेगा, मैं ले आ रहा हूँ डॉक्टर अभिमन्यु धनराज को। तो वहीं दूसरी ओर चांदनी अभिमन्यु के पीछे पीछे कमरे में आ रही है और उसे सवाल किए जा रही है, एडी अचानक क्यों आ गए हम? आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुमने सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए? अभिमन्यु अपनी गोद में सो चुकी अंशी को धीरे से बिस्तर पर लेटाता है और चांदनी की ओर देखे बिना वहां से जाने लगता है कि तभी चांदनी उसकी बाजू पकड़ लेती है। अभिमन्यु ठहर जाता है। वो चांदनी से नजरें नहीं मिलाता और अपने चेहरे को गंभीर किए हुए कहता है, रात बहुत हो चुकी है, तुम भी सो जाओ चांदनी। चांदनी सवालिया लहजे में कहती है, हम आइसक्रीम भी ठीक से नहीं खा पाए और तुम हमें उठाकर ले आए। अंशु कितनी सैड थी तुम्हारी इस हरकत से, आखिर हुआ क्या है? अमन्यु चांदनी की ओर पलटकर उसे देखते हुए कहता है, बस इतना समझ लो, मैं किसी की नज़रें बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम पर। वहाँ कुछ लोग थे जो तुम्हें गलत निगाहों से देख रहे थे, बस इसलिए वहां से निकलना पड़ा। ये सुन चांदनी अपनी बहुएं से कोड़ते हुए कहती है, पर मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ वहां पर। चलो ठीक है, तुम हमें वहां से लेकर आ गए, लेकिन उसके बाद हमारा लॉन्ग ड्राइव का प्लान था, तो वो क्यों कैंसिल किया? अब मन्नू थोड़ा कड़क आवाज में कहता है, तुम तो अंशु से भी ज्यादा जिद्दी होती जा रही हो चांदनी, बस भी करो। ये सुन चांदनी का मुंह बन जाता है। वो मुंह फुला गुस्से में जाकर अंशु की बगल में लेट जाती है। चांदनी की नाराजगी महसूस कर अमन्यु को अपनी गलती रियलाइज होती है। वो चांदनी के पास आकर कहता है, सॉरी यार, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अमन्यु की बात सुनकर चांदनी सिर से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर उसकी ओर अपनी पीठ कर लेती है। ये देख अमन्यु कुछ कहने को होता है, लेकिन फिर वो चुप रहना ही बेहतर समझता है। अनीसा रेडी होकर हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी। तभी पीछे से कोई उसे आवाज़ देता है। अनीसा के कदम रुक जाते हैं। वो जानती थी कि ये आवाज़ अब मन्नू की है और उसे ये भी पता था
कि अभिमन्यु ने उसे क्यों रोका। अनीसा एक झूठी मुस्कान लिए अभिमन्यु की ओर देखती है और कहती है, क्या हुआ अभिमन्यु, कुछ काम था तुम्हें? अभिमन्यु अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? ऑफ कोर्स हॉस्पिटल जा रही हूँ। तुमने मुझ पर इतना बड़ा फेवर किया है, मुझे अपनी हॉस्पिटल में जॉब दी है, तो क्यों मिस करूँगी मैं? बस जा ही रही थी। अनीसा की बात सुन अभिमन्यु से देखते हुए कहता है, बिपाशा भाभी के कहने पर यह जॉब दी थी मैंने तुम्हें। अपना काम ढंग से करना, नहीं तो जॉब वापस भी ली जा सकती है। अभिमन्यु की बात सुन अनीसा मुस्कुराकर कहती है, डोंट वरी, शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इतना का अनीसा जाने लगती है। तभी अभिमन्यु कहता है, चांदनी को स्टोर रूम में तुमने बंद किया था? अभिमन्यु के सवाल से अनीसा के चेहरे पर घबराहट और चिंता की लकीरें दिखने लगी थीं, जिन्हें छुपाने का प्रयास करते हुए अनीसा कहती है, क्या चांदनी को किसी ने स्टोर रूम में बंद कर दिया था और तुम्हें लग रहा है कि मैंने किया? गलत लग रहा है तुम्हें अभिमन्यु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभिमन्यु तीखी नजरों से अनीसा की ओर देख कहता है, मुझे लग नहीं रहा है अनीसा, पूरा पूरा भरोसा है यह काम तुमने किया है। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने पहले भी तुम्हें वार्न किया अनीसा, लेकिन आज सच में कह रहा हूँ, ये तुम्हारी आखिरी गलती थी। आज के बाद कोई भी गलती करने से पहले दिमाग में बस ये ख्याल ला लेना कि इस गलती के बाद तुम इस घर से बाहर मिलोगी। इतना का विष्णु तेज कदमों से बाहर की ओर चला जाता है और अनीसा अपनी जगह पर खड़ी रह जाती है। तो वहीं दूसरी ओर विष्णु नैना और नबी के साथ मुंबई आने की पूरी तैयारी कर चुका था। साथ में तेजा भी उन दोनों की सेफ्टी के लिए उनके साथ मुंबई आ रहा था। तो जैक को बीआर हाउस की सिक्योरिटी और निर्मला जी और दादी की देखभाल के लिए रखा गया था। विष्णु नैना और नबी के साथ घर से निकलने वाला होता है, तभी निर्मला जी उसे आवाज़ देती हैं। विष्णु उनकी ओर देखता है तो उनकी आंखों में आंसू देख विष्णु भी इमोशनल हुए कहता है, जब तक मैं हूँ नबी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं मुंबई से तभी लौटूंगा जब नबी की सर्जरी हो जाएगी और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। निर्मला जी कुछ नहीं कहती, बस हमें अपना सिर हिला देती हैं। तभी एक मेड हाथ में आरती की थाल लिए उनके पास आती है। निर्मला जी नबी नैना और विष्णु की आरती उतार भगवान से प्रार्थना करती हैं। तभी दादी नैना की ओर देख कहती हैं, नबी को खबर की तूने नबी की इस हालत के बारे में? नैना को सोचते हुए कहती है, कल से मेरी बात ही नहीं हो पाई रवि से। मैंने कोशिश की थी उससे बात करने की, लेकिन कॉल नहीं लगा। नैना की बात सुन विष्णु कहता है, रवि ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ है, जब वो कॉल करेगा तब बात कर लेना, अभी हमें निकलना होगा। विष्णु वहां से आगे बढ़ जाता और नैना भी नबी को गोद में लिए हुए उसके पीछे चल देती है। बाहर हर्ष लगभग दौड़ते हुए आता है और जल्दीबाजी में कहता है, मैं भी चल रहा हूँ विष्णु। विष्णु से कहता है, अभी सिर्फ मैं और नैना जा रहे हैं, अगर ज़रूरत लगी तो मैं तुझे बुला लूँगा, लेकिन तू अभी यही रहेगा, अपना और इस घर का ध्यान रखेगा। विष्णु को सोचता है और फिर कहता है, और अपनी वाइफ का भी। हर्ष खामोश रह जाता है, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त विष्णु से जिद या बहस करना ठीक नहीं होगा। तो वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु अपने हॉस्पिटल के केबिन में बैठा हुआ था। वो किसी फाइल को देखने में बिजी लग रहा था। तभी एक जूनियर डॉक्टर जिसका नाम रोहन है वहां आता है। उसे देख अभिमन्यु मुस्कुराकर उसे बैठने का इशारा करता है और कहता है, कहो रोहन, क्या बात है? अभिमन्यु अभी भी उस फाइल में बिजी था। रोहन हिम्मत करके कहता है, सर, इंदौर में एक बच्ची की क्रिटिकल सर्जरी होनी थी और वो लोग चाहते थे कि सर्जरी आप करें, लेकिन आपने मना क्यों कर दिया, जबकि आपने ऐसा पहली बार किया है? अदरवाइज आपको कितनी दूर क्यों ना जाना पड़े, आप किसी की जान बचाने से कभी पीछे नहीं हटे, कभी किसी को मना नहीं किया, हर पेशेंट के लिए अपना 100% दिया है। फिर इस छोटी बच्ची से आपकी क्या दुश्मनी है? रोहन की बातें पूरी होते होते अभिमन्यु का चेहरा लाल पड़ चुका था। उसकी आंखों में एक डर था तो साथ में गुस्सा भी। वो रोहन की ओर देख कहता है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उस शहर में नहीं जाना चाहता, दैट्स इट। अब जाओ और जाकर अगली सर्जरी की तैयारी देखो। रोहन समझ चुका था कि अभिमन्यु कुछ अलग ही मूड में है, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अभिमन्यु बेचैनी से उठता है और चहलकदमी करते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि 3 साल पहले का वो अतीत मेरे और चांदनी की जिंदगी में दस्तक दे।
चांदी अब सिर्फ मेरी है, मेरे परिवार की बहू, मेरे अंशु की माँ और मेरी बीवी है। मैं हमारी लाइफ में उस विष्णु राय त्रिपाठी का जिक्र भी नहीं चाहता, कभी नहीं। अभिमन्यु के चेहरे पर उसका डर साफ झलक रहा था। अगले दिन विष्णु ने मुंबई में ही एक आलीशान फ्लैट खरीदा हुआ था, जहाँ रहने की नौबत आज तक तो नहीं पड़ी थी, लेकिन अब जब वो नैना और नबी को यहाँ लेकर आया था तो उसने अपने ही घर में ठहरना सही समझा। नैना नबी को आराम से बिस्तर पर लेटाती है और खुद उसके पास लेट जाती है। नैना उसके सिर पर हाथ फेरने लग जाती है। तभी विष्णु उसके पास आता है और कहता है, नैना, मैंने उस डॉक्टर के बारे में पता कर लिया है। मैं उसके हॉस्पिटल जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए। डोंट वरी, नबी की सर्जरी जल्द से जल्द होगी। इतना कर विष्णु वहां से जाने लगता है तो नैना की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, अपने गुस्से पर काबू रखिएगा भाई। हमारी एक गलती हम पर नहीं बल्कि नबी पर असर करेगी भाई। शांति से बात करिएगा प्लीज। विष्णु कोई जवाब नहीं देता और अपने कदम बढ़ा देता है, लेकिन उसकी आंखों में भरे गुस्से को देख कोई भी समझ सकता था कि विष्णु अभिमन्यु का सामना करने के लिए कितना बेताब है। रात का वक्त अभिमन्यु बिस्तर में बैठा हुआ था और अंशु को पढ़ाई करवा रहा था। तभी चांदनी बाथरूम से बाहर निकलती है। अभिमन्यु की नजरें अंशु से हट चांदनी की ओर ठहर जाती हैं। उसने नाइट वियर, लोअर और टी शर्ट पहना हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल फ्रेश गुलाब की तरह खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। शायद इस वक्त वो शावर लेकर निकली थी। अभिमन्यु की धड़कनें तो स्पीड में धड़कने लगी थी, लेकिन आज उसका खुद को रोकने का कोई इरादा भी नहीं था। वो एक नज़र अंशु को देखता है, जो अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में बिजी थी। उसके बाद अभिमन्यु अपनी जगह से उठ चांदनी की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। चांदनी अभिमन्यु को अपनी ओर आता हुआ देखती है तो अपनी जगह पर ठहर जाती है। अभिमन्यु चांदनी के बिल्कुल नजदीक आ जाता है तो चांदनी उसे मासूम नजरों से देखने लग जाती है। वो घबराते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो एडी? अभिमन्यु चांदनी के होंठों की ओर झुकते हुए कहता है, वही जिसके लिए खुद को रोक पाना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अभिमन्यु की मधुर आवाज और उसके इरादों को महसूस कर चांदनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभिमन्यु हौले से अपने होंठ चांदनी के होंठों से जोड़ देता है और पैशन के साथ उन्हें चूमने लगता है। डैडी, डैडी देखो, मैंने सारा होमवर्क खत्म कर लिया। अब मैं दादी के पास जाऊं डैडी? अंशु हाथ पकड़ अभिमन्यु को झकझोरती है तो वो अचानक अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। वो अंशु की ओर हैरानी से देखने लग जाता है और फिर अपनी नज़रें उस कमरे में चारों ओर दौड़ाने लग जाता है। उसकी नज़र चांदनी पर पड़ती है, जो आईने के सामने खड़ी अपने बालों को बांध रही थी। डैडी, कहाँ खोए हो आप? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अंशु की बात सुन अभिमन्यु खुद को सहज कर एक मुस्कान लिए कहता है, ठीक है अंशु, आप जाकर बाहर खेलो, हम बाद में पढ़ाई करेंगे। इतना सुन अंशु दौड़कर वहां से चली जाती है। अभिमन्यु अपने सपने पर मन ही मन मुस्कुराता है और फिर चांदनी के करीब जाकर कहता है, क्या शाम को तुम फ्री हो मिसेस धनराज? चांदनी मुंह बनाकर कहती है, मिस्टर धनराज, मैं ऑल टाइम फ्री हूँ, कोई काम नहीं है मेरे पास। इतना कह चांदनी वहां से बिस्तर की ओर जाने के लिए बढ़ती है तो अभिमन्यु उसकी कलाई पकड़ लेता है। चांदनी पलटकर सवालिया निगाहों से अभिमन्यु की ओर देखती है तो वो मुस्कुराकर कहता है, क्या मेरे साथ डेट पर चलना पसंद करोगी? अभिमन्यु की बात सुन चांदनी कहती है, अपने पति के साथ डेट पर जाने से क्यों मना करूंगी मैं? आप कोर्स चलूंगी। ये कहते हुए चांदनी के होंठों पर एक मुस्कान आ जाती है। तो फिर तैयार रहना, आज शाम ठीक 7 बजे ड्राइवर तुम्हें लेकर मेरे रिजॉर्ट पहुंचेगा, जहां पहले से ही मैं बेसब्र होकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अभिमन्यु की यह बात सुन चांदनी थोड़ी शर्म और खुशी के भाव लिए हाँ में अपना सिर हिला देती है। अभिमन्यु एक नज़र प्यार से चांदनी के चेहरे को देखते हुए वहां से चला जाता है। विष्णु एक हॉस्पिटल के बाहर खड़ा अपना चेहरा ऊपर उठा उस नाम की ओर देखता है, जो हॉस्पिटल के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, लाइफ केयर ग्रुप। विष्णु के पीछे खड़ा तेजा कहता है, बॉस, यही है उस अभिमन्यु धनराज का हॉस्पिटल। इतना सुन विष्णु तेज कदमों से अंदर की ओर चला जाता है। विष्णु अपने चेहरे पर एक रुतबा लिए रिसेप्शन में खड़ी लड़की से पूछता है, डॉक्टर अभिमन्यु धनराज से मिलना है, उनसे कहिए कि विष्णु राय त्रिपाठी बहुत ही क्रिटिकल केस के मामले में उनसे मिलना चाहते हैं। सर, डॉक्टर एडी अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जरी कर रहे हैं, आप कुछ देर वेट कर लीजिए या कल आइए। उस रिसेप्शनिस्ट की बात सुन विष्णु का चेहरा गुस्से से भर जाता है।
वो दांत पीसते हुए कहता है, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, एक एक पल कीमती है। और तुम कह रही हो कि मैं कल तक का इंतजार करूं? अभी के अभी अपने उस डॉक्टर को बुलाओ, वरना पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। विष्णु की बात सुन रिसेप्शनिस्ट कुछ घबराते हुए कहती है, सर डॉक्टर रेड्डी एक पेशेंट की सर्जरी कर रहे हैं, वो ऐसे सर्जरी बीच में छोड़ नहीं आ सकते। प्लीज़ आप थोड़ी देर वेट करिए। विष्णु का सब्र जवाब देने लगता है। वो गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां कसने लगता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। तो विष्णु फ़ोन को अपने कान में लगाता है, तो दूसरी ओर से नैना की आवाज़ उसके कान में पड़ती है, भाई प्लीज़ गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाना, नबी के खातिर। नैना की इतनी बात सुन विष्णु का गुस्सा उसकी आंखों में नमी बनकर दिखने लगता है। वो कॉल कट कर कुछ दूर पर रखी वेटिंग चेयर पर भारी मन से बैठ जाता है। विष्णु को आज पहली बार ऐसे मजबूर देख तेजा का दिल भी बेबस हो रहा था। वो विष्णु के पास आकर कहता है, सर आप ऑर्डर दीजिए, उस डॉक्टर का कॉलर पकड़कर खींचता हुआ आपके सामने लाऊंगा। विष्णु तेजा की तरफ देख कहता है, इसमें तो कोई शक नहीं कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तेजा इस वक्त झुकना हमें पड़ेगा, क्योंकि हम उससे कुछ ऐसा मांगने आए हैं जो सिर्फ वही दे सकता है। थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो भाई अब मनु सर्जरी ख़त्म करके अपने ग्लव्स उतारते हुए अपने केबिन में आता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तभी जूनियर डॉक्टर रोहन अब मनु के केबिन में आता है और कहता है, सर पिछले 1 घंटे से वो आदमी, क्या नाम है उसका, विष्णु राय त्रिपाठी, आपका इंतजार कर रहा है। क्या मैं भेज दूं उसे आपके पास? रोहन की बातों से अब मन्नू गुस्से में अपनी चेयर से उठ खड़ा होता है और कहता है, क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम उसे मेरे पास भेजो? मैंने कहा कि मैं उससे मिलूंगा? नहीं ना। अगर भेजना ही है तो उसे घर भेजो। उसे कहो कि डॉक्टर अब मन्नू धनराज उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, वो किसी और सर्जन से कांटेक्ट करें। पहली बार अब मन्नू को इतने गुस्से और रूखे लहजे में बात करते देख रोहन कुछ हैरान सा रह जाता है, लेकिन फिर हिम्मत जुटा कहता है, सर वो आदमी बहुत खतरनाक लग रहा है। मुझे तो शक है कि अगर आप उससे नहीं मिले तो वो कहीं हमारे हॉस्पिटल को नुकसान ना पहुंचा दे। अब मन्नू रोहन को घूरते हुए कहता है, मैं डरता नहीं हूँ उससे, और उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि इस अस्पताल को नुकसान पहुंचा सके। फिर भी तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो सेफ्टी के लिए पुलिस बुला लो। इससे आगे रोहन चाह कर भी कुछ नहीं कह पाता। रोहन को खामोश देख अब मन्नू अपना फ़ोन अपने हाथ में उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। तो विष्णु अभी भी चेयर पर बैठे हुए अब मन्नू का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज विष्णु ने वो काम किया था जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। किसी का इंतजार करना, किसी के सामने झुकना, किसी के सामने खुद को कमज़ोर दिखाना, क्योंकि विष्णु को जो चाहिए वो हमेशा से उसने छीना है। यूँ मांगा नहीं, लेकिन नबी की खातिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। सुबह से शाम होने को आई थी और हॉस्पिटल का स्टाफ विष्णु से झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। कभी वो कहते हैं कि अब मन्नू किसी सर्जरी में बिजी है, तो कभी वो कहते हैं कि अब मन्नू हॉस्पिटल में है ही नहीं, वो अपने घर जा चुका है। विष्णु अपनी चेयर से उठता है और तेजा को कुछ इशारा करता है। तेजा उसका इशारा समझते हुए अपना सिर हिला देता है। तेजा सामने से आ रही एक नर्स के माथे पर गन पॉइंट करते हुए कहता है, डॉक्टर अब मन्नू धनराज का केबिन किधर है? वो नर्स घबराते हुए कभी तेजा को देखती है तो कभी उसकी बगल में खड़े विष्णु को। उस नर्स को खामोश देख तेजा कड़क आवाज में कहता है, अगर तुमने अभी के अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नर्स अपनी उंगली से इशारा कर कहती है, सीधे जाकर राइट लीजिए। उस नर्स के इतना कहते ही विष्णु तेज कदमों से उस तरफ बढ़ जाता है। तेजा एक नज़र रिसेप्शनिस्ट को घूरता है, जो लैंडलाइन उठा किसी को कॉल करने की कोशिश करती है। शायद वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेजा की जलती हुई नजरें ही काफी थीं कि उसने डरते हुए बिना कॉल किए लैंडलाइन को वापस रिसीवर पर रख दिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।